दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। दोस्तों हमने सल्तनत काल का वस्तुनिष्ठ जो अपना प्रश्न बैंक है उसके माध्यम से एक टॉपिक क्लियर करवाया था और उसके अंदर हमने 35 क्वेश्चन है वो सोल्व करवाए थे। काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा था, लेकिन कुछ साथियों के मैसेज आए थे। उन्होंने कहा कि सर हमारा ये जो हिस्ट्री है और ख़ासकर हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे साथियों के सल्तनत काल और मुगल काल थोड़े से वीक हैं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसे हैं इनके अंदर थोड़ा डीप मैटर हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, तो हमें ये थोड़े बोरिंग लगते हैं और हमें समझने में दिक्कत आती है। तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप वन लाइनर के माध्यम से समझा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने भी उनकी बात पे गौर किया और मुझे भी वो बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी वन लाइनर के माध्यम से ये चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। और देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं केवल आज आपको इतना कहूँगा कि हिस्ट्री के प्रति, आप सल्तनत काल आप मुगल काल तो छोड़ो, हिस्ट्री के प्रति जो आपकी सोच है ना, वो सोच इन दो वीडियो के बाद में आपकी बदल जाएगी। सल्तनत काल है उसके चाहे 2 वीडियो बनो 3 वीडियो बनो, मैं आपको पूरा समझाऊंगा और इसका मैं आपसे वायदा करता हूँ कि पूरी तरीके से आपकी सोच बदल जाएगी सल्तनत काल और मुगल काल के प्रति, बिल्कुल आपके समझ में आएंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल, इसके अंदर वही मैटर है जो अपनी बुक का मैटर है, मेरे द्वारा तैयार किया गया मैटर है। तो मैंने सोचा इसके माध्यम से मैं ज़्यादा और अच्छे से समझा पाऊंगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सल्तनत काल के अंदर सबसे पहले हम सल्तनत काल के जो वंश हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनके शासक और उनकी कालावधि। पहले ये जो पूरी टेबल है ना, इसके माध्यम से हम बहुत सारी विशेषताओं को यहीं पर जान लेंगे। फिर उसके बाद में इन टॉपिक से संबंधित आगे जो टॉपिक चलेंगे उनके बारे में हम दोबारा इनका अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें सल्तनत काल के अंदर जितने वंश हुए हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी होगी। टोटल 5 वंश हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला वंश है गुलाम वंश, दास वंश, ममलूक वंश, या जिसे हम इलबारी तुर्क वंश भी कहते हैं। देखो भाई, महमूद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया था उसके 150 वर्ष बाद में लगभग 1175 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और काफ़ी सारे राज्यों को उन्होंने विजित किया था। और 1206 के अंदर उनकी मृत्यु के बाद में उनके गुलाम, देखो भाई एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो अपने मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, ये जो मोहम्मद गोरी आया था, इसके कोई संतान नहीं थी और ये अपने उत्तराधिकारी अपने दासों को बनाते थे। ये खुद कहते थे कि जो हमारे दास हैं वही हमारे उत्तराधिकारी रहेंगे। तो इनका एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर सल्तनत काल की स्थापना की। तो अगर सल्तनत काल के संस्थापक की बात आई तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, और अगर गुलाम वंश दास वंश इन की बात आए तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। इनको गुलाम वंश दास वंश इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के दास था ये, इस वजह से इस वंश के सभी शासकों को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो एक तो हमें प्रत्येक वंश के पहले शासक और अंतिम शासक और इनके महत्वपूर्ण जो शासक है उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद में हम इनके जो भी इनके प्रशासन व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सल्तनत काल का पहला वंश था गुलाम वंश या दास वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 के अंदर इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसके बाद में दूसरा वंश आया यहाँ पर खिलजी वंश, 1290 से और 1320 ईस्वी तक। पहले हमें ये वंश याद करने पड़ेंगे। तो 1206 से 1290 तक दास वंश, उसके बाद में 1290 से 1320 ईस्वी तक जो वंश रहा उसका नाम था खिलजी वंश, और जिसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। इस वंश के अंदर 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जलालुद्दीन खिलजी, उनका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक शाह। ठीक है। उसके बाद में 1320 से और 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश ने शासन किया था, और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे, पहले शासक थे, वो थे गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से और 1414 ईस्वी तक यह पूरा वंश रहा था। और इस वंश के अंदर हम 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद में फिरोज तुगलक। उसके बाद में जो वंश आया वह था सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना है वह की थी खिजर खान ने। 1414 से 1450 तक सैयद वंश रहा। इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण बात अपने को याद करने को नहीं मिलेंगी। उसके बाद में लोधी वंश आया था, जो पहला अफगान वंश था सल्तनत काल का, और इसकी स्थापना की थी बहलोल लोदी ने।
1451 से और 1526 तक ये पूरा वंश रहा था। और इसी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर बाबर ने पराजित करके और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये तो इनकी मोटी मोटी जानकारी होगी। अब हम प्रत्येक शासक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस टेबल के अंदर ही चर्चा करेंगे, उसके बाद में प्रश्न पे जाएंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें हमारी यहीं पर स्पष्ट हो जाएं। तो चलो भाई, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा था? पहला वंश था गुलाम वंश। देखो स्टार्ट से देखते हैं हम। दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो पहले वंश ने यहाँ पर शासन किया वह था गुलाम वंश, दास वंश, उसको हम ममलूक वंश भी कहते हैं और इलबारी तुर्क वंश भी कहते हैं। और इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया और इनकी राजधानी थी लाहौर। तो दो तीन बातें हमें हर शासक के बारे में महत्वपूर्ण बात यहाँ पर याद करते हुए चलेंगे, ताकि आगे टॉपिक के अंदर हमारे लिए आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। जो जो प्रश्न बनते हैं हम साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न बनता है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। या फिर गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक इलबारी वंश के संस्थापक की बात आए तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया। इनके काल के अगर महत्वपूर्ण बातों की बात की जाए तो एक तो इन्होंने केवल मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, कोई इन्होंने बड़ी उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि ये एक दास के रूप के अंदर इन्होंने अपना शासन संचालित किया था। दूसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी दानशीलता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे और इन्हें इनकी दानशीलता के कारण ही हातिम द्वितीय, कुरान खां और लाख बख्श नाम की उपाधि दी गई थी। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो 1210 के अंदर पोलो यानी कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके बाद जो शासक बने थे वो थे आराम शाह। आराम शाह ने मात्र 1210 से 1211 यानी कि मात्र 8 माह तक इन्होंने शासन किया था। और फिर इल्तुतमिश ने इन्हें 1211 ईस्वी के अंदर इनको जुद्दू के मैदान के अंदर इनको पराजित करके, और इल्तुतमिश है वह दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। अब इल्तुतमिश के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नींव डाली थी। और इल्तुतमिश के काल में जो भी कार्य हुए उनके बारे में हम आगे विस्तार से बात कर लेंगे। और इल्तुतमिश के बाद में, इल्तुतमिश के टाइम में क्या हुआ कि इनके पुत्र की बीच में मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने अपनी पुत्री को, जिनका नाम था रजिया, उनको इन्होंने अपनी उत्तराधिकारी घोषित की। और जब 1231 के अंदर ये ग्वालियर अभियान के अंदर गए थे अपने शासनकाल के दौरान, तो इन्होंने पीछे से पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी है वो रजिया को सौंप के गए थे कि भाई इनको भी थोड़ा अनुभव हो जाएगा शासन संचालन का। लेकिन जब 1236 के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, उसके बाद में जो दरबारी अमीरवर थे उन्होंने जालसाजी करके, और एक शाह तुर्कान नाम की तुर्क दासी थी, उनके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। यानी इल्तुतमिश के बाद में शाह तुर्कान नामक जो तुर्क दासी थी, उन्होंने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 के अंदर गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन उसके बाद में भाई रजिया ने क्या किया, शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार की जो नमाज होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है इस्लाम धर्म में, तो शुक्रवार की नमाज के दौरान इन्होंने जनता के सामने जाकर और खुद इन्होंने न्याय मांगा। इन्होंने भाई जनता से कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया तो मुझे ही शासिका बनना चाहिए। और जनता ने इनका खुलकर समर्थन किया और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतार फेंका। और 1236 के अंदर रजिया सुल्तान है वह सल्तनत काल की पहली महिला शासिका बनी थी। ठीक है। अब रजिया सुल्तान के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं, 3-4 प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हमारा माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहली बात, सल्तनत काल की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था। इनके शासनकाल के दौरान एक अबिसिनियाई एक हबसी था जिसका नाम था याकूत, जिसके साथ में इनका प्रेम, इनके संबंधों की भी बहुत ज़्यादा उस टाइम में अफवाह उड़ी है, चर्चा थी। तो रजिया सुल्तान ने अबिसिनियाई हबसी जिनका नाम था याकूत, उनको अमीर आखूर की उपाधि दी थी। अमीर आखूर का मतलब होता है अश्व सेना का प्रधान अधिकारी। ठीक है, अश्वशाला का जो प्रधान अधिकारी उसको अमीर आखूर कहते हैं। तो रजिया सुल्तान ने याकूत को अमीर आखूर की उपाधि दी थी और बलबन को अमीर शिकार की उपाधि दी थी। ये 2 पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और रजिया सुल्तान के टाइम ही बठिंडा के सूबेदार थे अल्तुनिया, उन्होंने युद्ध करके
इनको रजिया सुल्तान को का अपहरण कर लिया था, इनको बंदी बना लिया था। बाद में दोनों के बीच में समझौता हुआ और रजिया सुल्तान ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ में विवाह कर लिया। लेकिन शाही सेना ने इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया था। बाद में अल्तुनिया और साथ में रजिया सुल्तान दोनों ने मिलकर शाही सेना के मुकाबले के लिए अपनी सेना लेके गए, लेकिन कैथल के समीप युद्ध करते हुए रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे रजिया के बारे में। अगला इनके बाद में शासक बना बहराम शाह, 1240 से 1242 तक। बहराम शाह के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बहराम शाह ने एक नया पद है वो चलाया था, नायब ममलिकात। तो प्रश्न ये बनता है कि नायब ममलिकात नामक पद किसने चलाया? बहराम शाह ने चलाया। उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह से के संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है। अगला शासक है नसरुद्दीन महमूद, 1240 से 1265 तक। देखो भाई, नसरुद्दीन महमूद थे, ये बहुत ही धार्मिक नेचर के आदमी थे, बहुत ही सिंपल आदमी थे। और ये जो बलबन है ये इनके ससुर थे, यानी कि बलबन की पुत्री के साथ में इनका विवाह हुआ था। और नसरुद्दीन महमूद के समय ही बलबन का रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, शासन के अंदर इनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इनके बाद में बलबन है जो इनका ससुर था, किनका? नसरुद्दीन महमूद का, वो शासक बना था। और बलबन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने को याद करने हैं। बलबन ने एक तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। एक इन्होंने राजत्व के अंदर देवत्व को अंश बताया था, यानी इनके अनुसार जो राजा है वो देवता का अंश होता है। और इन्होंने शान शौकत जो राजा का जो राजत्व सिद्धांत है जो सल्तनत काल का, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ाया। भयंकर इन्होंने अंगरक्षक रखे, ये कभी दरबार के अंदर हंसते नहीं थे, मतलब जनता के अंदर ये अपना भय व्याप्त करना चाहते थे। और इन्होंने धर्म को कभी भी राजनीति के ऊपर हावी नहीं होने दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने दो कार्य किए इन्होंने। एक तो इन्होंने सिजदा और पाबोस प्रथा स्टार्ट की। किन की बात कर रहे हैं हम बलबन की बात कर रहे हैं। सिजदा और पाबोस, जो महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ वो सारी बातें महत्वपूर्ण ही बता रहा हूँ मैं, कोई फालतू की बात इसके अंदर वीडियो के अंदर हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम के अंदर सारे प्रश्न इन बातों में से जो मैं आपसे के साथ बात कर रहा हूँ इनमें से ही रखे हुए में आपको मिलेंगे। बलबन है, इन्होंने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई थी। भाई देखो, सिजदा का मतलब क्या होता है? सिजदा का मतलब होता है सर झुकाकर किसी का अभिवादन करना, ठीक है। और पाबोस का मतलब होता है पैर चूमकर अभिवादन करना। तो ये दो प्रथा चलाई थी। साथ में इन्होंने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। सैन्य विभाग की स्थापना दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। और एक इन्होंने ख्वाजा नामक पद का इन्होंने गठन किया था। ख्वाजा का कार्य, मुख्य कार्य था जो इक्तादार होते थे उनके ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना, उनकी देखरेख करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बलबन के। उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद में दो हल्के हल्के शासक हुए हैं, कैकुबाद और क्यूमर्स। इनका बारे में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता नहीं है। बस प्रश्न ये बनता है कि गुलाम वंश का पहला शासक या फिर गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में स्थापना की। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स, 1290 के अंदर। और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 के अंदर गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके और खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश का टाइम है 1290 से और 1320 तक। और दिल्ली सल्तनत के अंदर जो 5 राजवंश हुए हैं उनके अंदर सबसे कम समय के लिए खिलजी वंश ने ही शासन किया था, मात्र 30 वर्ष, 1290 से 1320 ईस्वी तक। और ये वंश बहुत ही आसान है याद करने के लिए, क्योंकि इस वंश के अंदर मुख्य रूप से 3 शासक हुए हैं। कैसे याद करने अपने को? खिलजी वंश का संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1296 तक इन्होंने शासन किया था। देखो भाई, जलालुद्दीन के बारे में अपने को महत्वपूर्ण प्रश्न क्या याद करने हैं? चूंकि इन्होंने जो सत्ता है वह हस्तगत की थी, क्यूमर्स की हत्या करके ये गद्दी पे बैठे थे, इनको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए ये मुख्य दिल्ली में नहीं गए, बल्कि कैकुबाद द्वारा जो दुर्ग निर्मित किया गया था, किला निर्मित किया गया था जिसका नाम था किलोखरी दुर्ग, वहीं से इन्होंने शासन का संचालन किया था। और इनकी जो नीति थी, इनकी शासन संचालन की, वो बहुत ही उदार थी, यानी इनका शासन है वो उदार निरंकुशवाद पर आधारित था। और जलालुद्दीन खिलजी स्वयं कहते थे कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और मुसलमान भाइयों का रक्त बहाना मेरी फितरत में नहीं है। तो इनका शासन, इनका राजत्व सिद्धांत है वो बहुत ही नरम था। और इनके काल के अंदर मुख्य जो सत्ता के ऊपर जो कमांड कर रखी थी वो इनके दामाद और इनके भतीजे, इनका दामाद भी था और इनका भतीजा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बचपन का नाम अली गुरशप था, इनके हाथ में कमांड थी। और जलालुद्दीन खिलजी के समय ही सबसे पहले दक्षिण भारत के अंदर हमला किया था, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ही किया गया था।
और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन के धोखे से हत्या कर ली और स्वयं शासक बन गए थे। तो पहला खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक इनका शासन रहा है। और इनके शासनकाल की अगर राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करें तो इन्होंने 1291 के अंदर इन्होंने अपने रणथंभौर दुर्ग के ऊपर हमला किया था और केवल जैन दुर्ग के ऊपर कब्जा कर पाए थे और रणथंभौर दुर्ग के ऊपर ये कब्जा नहीं कर पाए थे। और इनका ही वो स्टेटमेंट है, इन्होंने ही कहा था कि मैं ऐसे बहुत सारे दुर्गों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये स्टेटमेंट जलालुद्दीन खिलजी का है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और इनके संबंध में अगर महत्वपूर्ण बातों की बात की जाए तो एक तो इन्होंने स्थायी सैन्य बल का गठन किया, यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना तो किसने की थी, बलबन ने की थी, लेकिन इन्होंने स्थायी सैन्य बल गठन किया था क्योंकि इन्होंने सैन्य व्यवस्था के अंदर दाग व हुलिया प्रथा का इन्होंने संचालन किया था। और सबसे बड़ा जो इनका कार्य था वो था बाजार नीति के अंदर सुधार करना। इन्होंने बाजार नीति अपनाई थी क्योंकि इनको एक विशाल सैन्य बल का गठन करना था, सैनिक व्यवस्था के लिए पैसा इकट्ठा करना था और सैनिकों के लिए इनको सही सही मतलब रेट के अंदर, दाम के अंदर इनको रसद सामग्री की व्यवस्था करनी थी। इसलिए इन्होंने बाजार व्यवस्था की, बाजार के अंदर मूल्य व्यवस्था को इन्होंने स्थापित किया और इन्होंने बहुत सारे आक्रमण किए। इनके दो टारगेट थे। देखो भाई, मैं आपको बताऊं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। एक तो ये नया धर्म चलाना चाहते थे और एक ये पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। इन्होंने द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। ये क्या है कि सिकंदर महान की तरह पूरे विश्व को विजित करना चाहते थे, लेकिन एक इनका मतलब सलाहकार था, उन्होंने इनको सलाह दी कि देखो भाई, एक तो नया धर्म चलाना है, वो धर्म गुरु का काम है, आपका काम नहीं है, तो आप इसके ऊपर ध्यान मत दो। और दूसरी सलाह उन्होंने दी कि पहले विश्व विजेता बनने से पहले आप अपने देश के ऊपर पूरा कब्जा कर लो। तो इन्होंने दक्षिण भारत के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था। तो प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत के अंदर सबसे पहले यानी विंध्याचल को पार करने वाला शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों के बारे में अगर बात की जाए तो इनको हम एक क्रम से याद कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने, इनके आक्रमण की बात की जाए तो इन्होंने गुजरात आक्रमण किया था 1299 के अंदर। उसके बाद में 1299 के अंदर ही इन्होंने जैसलमेर के राव दूदा और तिलक के ऊपर आक्रमण किया था, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा मोटा मोटा, हमारे 10 मिनट दोस्तों ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ ताकि आगे जब भी सारे टॉपिक आएंगे तो अपनी सारी बातें रिवाइंड होती रहेंगी अपने माइंड के अंदर। तो 1299 के अंदर इन्होंने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था और रायकरण, और उस समय वहाँ के गुजरात के शासक थे रायकरण बघेल, ठीक है, और रानी थी कमलावती और उनकी पुत्र का नाम था देवल, ठीक है। उसके बाद में वापस आते टाइम इन्होंने जैसलमेर के शासक राव दूदा और तिलक के ऊपर हमला किया था। उनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे कुछ घोड़े हैं वो चोरी कर लिए थे। उसके बाद में 1301 ईस्वी के अंदर इन्होंने रणथंभौर के ऊपर हमला किया। उस टाइम शासक थे रणथंभौर के हमीरदेव चौहान। 1303 के अंदर इन्होंने चित्तौड़गढ़ के ऊपर हमला किया, शासक थे उस टाइम रतन सिंह। उसके बाद में इन्होंने 1305 के अंदर इन्होंने मालवा के शासक मैलकदेव के ऊपर भी आक्रमण किया था। और 1308 के अंदर इन्होंने आक्रमण किया सिवाना के ऊपर और 1311 के अंदर इन्होंने जालौर के ऊपर आक्रमण किया। ये इनके कुछ आक्रमण हैं। उसके बाद में शासक बने थे इनके पुत्र मुबारक शाह। मुबारक शाह बहुत ही विलासी टाइप के इंसान थे और दरबार के अंदर क्या था, वो नग्न अवस्था के अंदर घूमते थे या फिर महिलाओं के वस्त्र पहनकर घूमते थे। अपने पिता द्वारा जारी की गई जो भी कठोर नीतियाँ थी उनका इन्होंने हटाया, आराम दिया और इनके शासनकाल के अंदर कुछ भी विशेष काम नहीं हुआ। और उसके बाद में एक शासक बने थे खुसरो शाह। अब खुसरो शाह के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि खुसरो शाह सल्तनत काल के अंदर शासक बनने वाले पहले भारतीय मुसलमान थे ये, ठीक है। तो पहले भारतीय मुसलमान जो सल्तनत काल के अंदर शासक बने, एकमात्र भारतीय मुसलमान का नाम आएगा तो उसमें नाम आ जाएगा खुसरो शाह का, ठीक है। उसके बाद में इनकी हत्या करके और 1320 ईस्वी के अंदर तुगलक वंश की स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक ने। तो अपन ने दो वंश पढ़ लिए, गुलाम वंश, दास वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अंतिम शासक था कौन, क्यूमर्स था, जिसकी हत्या करके और खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह था, लेकिन उसके बाद में एक भारतीय मुसलमान भी शासक रहे थे, खुसरो शाह, थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की 1320 के अंदर, जो 1414 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो इसके अंदर भी हमें मुख्य रूप से 3 शासकों के बारे में याद करना है, जानकारी प्राप्त करनी है,
नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। उनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जोना खान के नाम से जाना जाता है। और तीसरा शासक हुआ है फिरोज तुगलक, जिनको सल्तनत काल के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके काल की महत्वपूर्ण बातों को हम फटाफट याद कर लेते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। कब स्थापना हुई? 1320 में। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात की जाए तो नंबर 1 बात, गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर का निर्माण करवाया, यानी नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सर्वाधिक नहरों के निर्माण की बात आए तो बात हम करेंगे, फिर हमारा राइट आंसर आएगा फिरोज तुगलक। यानी कि पहली नहर का निर्माण कराया गयासुद्दीन तुगलक ने, जबकि सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया फिरोज तुगलक ने। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और अगर महत्वपूर्ण पर्सन की बात की जाए तो इनके दिल्ली के जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, उनके साथ में इनके संबंध बहुत खराब थे। और जब गयासुद्दीन तुगलक है ये अपने बंगाल अभियान के ऊपर गए तो पीछे से इन्होंने इनके पुत्र को शासक बनने का आशीर्वाद दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने वहीं से इनके पास में संदेशा भिजवाया बंगाल से ही कि मेरे दिल्ली वापस लौटने तक आप दिल्ली छोड़ दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें जवाब दिया कि हनोज दिल्ली दूरस्थ, ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने जवाब दिया कि हनोज दिल्ली दूरस्थ, कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। और जब गयासुद्दीन तुगलक वापस आए तो इनके सम्मान के अंदर दिल्ली के अंदर लकड़ी का जो महल बनवा के बाहर इनका दरबार लगाया गया, उसके गिरने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और उनके बाद में शासक बने थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 प्रश्न तो यही बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो पूरी दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं उनके अंदर सर्वाधिक सुसंस्कृत, सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी शासक थे। इनके काल के अंदर दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। सर्वाधिक विद्रोह भी इनके काल में हुए थे, 34 विद्रोह, जिसके अंदर दक्षिण भारत के अंदर सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। लेकिन इनका दुर्भाग्य ये था कि इनके द्वारा जितने भी योजनाएं चलाई गई वो सारी योजनाएं फेल हो गई। इनकी किस्मत खराब कहें या फिर हम कुछ भी कहें, सर्वाधिक पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने योजनाएं चलाई, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से इनकी सारी योजनाएं फेल हो गई। इनकी अगर मुख्य योजनाओं की बात की जाए, एक तो इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी को दिल्ली से इन्होंने दौलताबाद स्थानांतरित किया था, लेकिन वो प्लान में इनका फेल हुआ और कुछ समय बाद में राजधानी को दोबारा दिल्ली स्थानांतरित किया गया। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की थी। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, जो उपजाऊ क्षेत्र था, वहां पर इन्होंने कर में वृद्धि की थी ताकि भाई सल्तनत जो भाई ये काल है, जो मतलब साम्राज्य है, इसको कुछ धन और एक्स्ट्रा मिल सके। लेकिन इनका दुर्भाग्य कि जब इन्होंने कर वृद्धि की उसी वर्ष अकाल पड़ गया, तो ये भी इनका दाव उल्टा पड़ गया। एक इन्होंने बंजर भूमि को आबाद करने के लिए इन्होंने तकावी ऋण भी जारी किए, सौंदर्य ऋण जारी किए। तकावी ऋण क्या या फिर सौंदर्य ऋण क्या होते हैं? ये अग्रिम भुगतान होता है किसानों के लिए। लेकिन जिस भूमि को इन्होंने बंजर भूमि को आबाद करने की कोशिश की, वह इन्होंने बंजर भूमि ली, उसके ऊपर इन्होंने बहुत पैसा लगाया, लेकिन वह आबाद नहीं होने पाई। ये भी इनका माइनस पॉइंट था। तो ये कुछ इन्होंने अच्छी योजनाएं चलाई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद में शासक बने थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को सल्तनत युग के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज तुगलक एक कट्टर शासक था। इनके बारे में जितनी भी बातें आएंगी वो हम इनके शासनकाल के अंतर्गत उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में इनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शासक हुए, किसी के बारे में कोई जानकारी अपने को याद नहीं करनी है, सीधा अपने को सैयद वंश के ऊपर आना है। और सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? बस केवल अपने को एक प्रश्न याद करना है यहाँ पर कि सैयद वंश की स्थापना है वह 1414 ईस्वी के अंदर खिजर खान ने की थी। और इस वंश के अंदर अपने को कोई प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आया लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। देखो भाई, लोधी वंश है वह सल्तनत युग का पहला अफगान वंश है। एक प्रश्न तो ये यहाँ से बनता है। दूसरा प्रश्न, बहलोल लोधी ने इस वंश की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न कि किस शासक के कहने पर अफगान है वो टिड्डियों और चींटियों की भांति भारत के अंदर आकर बस गए थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बहलोल लोधी। यानी बहलोल लोधी ने शासक बनने के बाद में अफगान के लोगों को आमंत्रित किया, और अफगानी लोग हैं वो टिड्डियों की भांति यानी बड़ी संख्या के अंदर वो दिल्ली के अंदर आके बस गए। एक बहलोल लोधी के समय अमीरों की स्थिति बहुत अच्छी थी, यानी इन्होंने समानता पर आधारित शासन पर बल दिया। ये अपने आप को अमीरों के समान मानते थे, उनके समान ही कालीन पर बैठते थे। और बहलोल लोधी अफगान जो जो इनके साथी सरदार थे उनको मनसद ए आली कह के मतलब पुकारते थे, यानी अपने साथी कह के इनको बुलाते थे। इस वंश का दूसरा शासक हुआ है सिकंदर लोधी।
इसके बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को इन्होंने राजधानी बनाया। उसके बाद में अंतिम शासक, लोधी वंश के अंतिम शासक कहो या फिर पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कहो, तो वो थे इब्राहिम लोधी। और आप सभी जानते हो कि 1526 के अंदर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित करके और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और युद्ध भूमि में मरने वाला पहले शासक की अगर बात आएगी तो राइट आंसर आएगा इब्राहिम लोधी। यानी इब्राहिम लोधी है वो पानीपत के युद्ध के अंदर इनकी वहीं पर मृत्यु हुई थी। तो युद्ध भूमि में मरने वाला पहला शासक और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। तो ये हमने दोस्तों एक टेबल के रूप में हमने सल्तनत युग के जो शासक थे उनकी सामान्य जानकारी हमने पढ़ी। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर स्पष्ट हो जाएंगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में तुर्की वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्की वंश का संस्थापक आए या फिर दिल्ली सल्तनत का या फिर गुलाम वंश का संस्थापक की बात आए तो राइट आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। दूसरा प्रश्न यही है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का पहला शासक, तो भी राइट आंसर आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 के अंदर इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और राजधानी बनाई इन्होंने लाहौर के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश या तुर्की वंश का वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश के समय ही मूल रूप से यानी मौलिक रूप से सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उदय हुआ था। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश के बाद में दूसरा वंश अपना आया था खिलजी वंश। 1290 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में जो वंश आया था वो था तुगलक वंश। तो भारत में तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जो 1290 में से और 1200 और 1320 तक खिलजी वंश के बाद में 1320 के अंदर इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और इसके अंदर मुख्य रूप से 3 शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद में फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खां। और लोधी वंश जो सल्तनत काल का अंतिम वंश था उसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। तो ये अपने प्रश्न है कि यहां से क्लियर हो गए। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल या लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर सल्तनत काल का अंतिम शासक पूछे तो भी इब्राहिम लोधी, और अगर लोधी वंश का अंतिम शासक पूछे तो भी इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को पराजित करके 1526 ईस्वी के अंदर पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो दो प्रश्न हमें यहाँ से याद करने हैं कि पूरे सल्तनत काल के अंदर जो 5 राजवंश थे उनमें से सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तुगलक वंश ने 94 ईयर्स तक। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया? खिलजी वंश ने मात्र 30 वर्ष, यानी कि 1290 के से और 1320 ईस्वी तक 3 शासक हुए थे, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक शाह। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो ये तो भाई वंश हो गए। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश, और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश। लेकिन अगर शासक विशेष की पूछेंगे तो सल्तनत काल के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोधी, जिसने 38 वर्ष तक शासन किया, जो लोधी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न हमारा, सल्तनत काल में सबसे विस्तृत साम्राज्य किसका था? तो सल्तनत काल के अंदर सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य की बात आएगी तो राइट आंसर आएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का, जो सर्वाधिक शिक्षित शासक था। देखो भाई, दक्षिण भारत के अंदर अगर बात की जाए सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो खिलजी वंश के जो दूसरे शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल था 1296 से 1316 तक। उन्होंने सबसे पहले विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करके और दक्षिण भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ पर याद रखो कि अलाउद्दीन खिलजी ने केवल आक्रमण करके और राजस्व वसूल किया था दक्षिण भारत के राज्यों से, उनको अपने राज्य में नहीं मिलाया। राज्य में सबसे पहले मिलाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, और सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था तुगलक वंश के दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न हमारा, एकमात्र भारतीय मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा इसका आ जाएगा खुसरो शाह। अब देखो भाई, खुसरो शाह कौन थे? खिलजी वंश के अंदर जो 3 शासक हुए हैं,
जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक शाह। उसके बाद में 1320 के अंदर ये कुछ समय के लिए शासक रहे थे और इनकी हत्या करके और उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो पहले हमने टेबल में याद किया, उसके बाद में हमें यहाँ पर काफ़ी फायदा मिलेगा चीज़ों को याद करने में। अगला प्रश्न हमारा, युद्ध स्थल पर मरने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, वह युद्ध भूमि के अंदर मरने वाला पहला सुल्तान था। पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर बाबर ने इनको पराजित किया था। अगला प्रश्न है, पहला शासक जिसने विंध्याचल को पार किया। तो हमने अभी पढ़ा कि विंध्याचल को पार करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी है, जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के काल के अंदर दक्षिण भारत के अंदर सबसे पहले आक्रमण किया था। लेकिन इन्होंने दक्षिण के राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, केवल कर वसूल किया था। अगला प्रश्न हमारा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक सुसंस्कृत जो शासक थे, जिनके समय में सर्वाधिक इसका सल्तनत काल का विस्तार हुआ था, वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले पहले सुल्तान थे। और हिंदुओं के धार्मिक उत्सवों के अंदर भी सबसे पहले उन्होंने ही भाग लिया था। होली का त्यौहार मनाते थे मोहम्मद बिन तुगलक। धार्मिक भेदभाव की नीति इन्होंने नहीं अपनाई, इन्होंने हिंदुओं के साथ में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि हिंदुओं के साथ में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पढ़े लिखे शासक थे और इन्होंने योग्यता के आधार पर इन्होंने पदों का वितरण किया और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया इन्होंने। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किसने किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो भाई, मंगोल आक्रमण से इल्तुतमिश के काल से ही मंगोल आक्रमण होते हुए आए हैं और मंगोलों के आक्रमण से सभी सल्तनत के सुल्तान थे वो परेशान थे। लेकिन जब 1290 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया, तो आप जानते हो कि जलालुद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत बहुत ही उदार टाइप का था। तो इन्होंने मंगोलों के साथ में उदारता की नीति अपनाई और इन्होंने मंगोलों को भारत में बसने की अनुमति दी, उनका धर्म परिवर्तन करके उनको उनको उनका धर्म परिवर्तन किया, उनको मुसलमान है इस्लाम धर्म उनको ग्रहण करवाया और मंगोल से इस्लाम ग्रहण करने वाले लोग हैं वो नवीन मुसलमान कहलाए और जिस स्थान पर वो दिल्ली में बसे वह स्थान मंगोलपुरी कहलाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक बना तो उनके साथ संबंध बिगड़ गए और अलाउद्दीन खिलजी के काल के अंदर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं और मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ पर? सिरी में। तो सिरी को अपनी राजधानी बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, स्थायी सैन्य बल का गठन करने वाला सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखो भाई, यहाँ पर 3 चीजें साथ साथ याद करनी है आपको, बिल्कुल आपके माइंड में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, चीजों को रटना नहीं है, सह संबंध के साथ में याद करना है। तो देखो हम बात करते हैं, सैनिक व्यवस्था किसने लागू की? तो इल्तुतमिश के काल से ही सैनिक व्यवस्था तो लागू हो गई थी भाई, क्योंकि सेना नहीं रहेगी तो युद्ध कैसे करेंगे, साम्राज्य का विस्तार कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सैन्य व्यवस्था का संचालन करने वाले कौन थे? तो इल्तुतमिश का नाम आएगा, जिसको हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक सैनिकों के एक विभाग की स्थापना किसने की? यानी कि दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। ठीक है, और स्थायी सैन्य बल, इस सैन्य बल को स्थायी रूप किसने प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था के अंदर दाग व हुलिया प्रथा को अनिवार्य बनाया था। अगला प्रश्न हमारा, नहरें खुदवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो सबसे पहले नहर खुदवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश के पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 के अंदर जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी, इन्होंने पहली नहर खुदवाई थी। जबकि सर्वाधिक नहरों की बात आएगी तो तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था, जिनको हम सल्तनत युग के अकबर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये प्रश्न कई बार आता है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, बहुत ज़्यादा लूट खसोट मचाई थी। तो इन्होंने 1398 के अंदर नसरुद्दीन महमूद के काल के अंदर इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा, सैद्धांतिक रूप से सल्तनत कैसा राज्य था और व्यवहारिक रूप से कैसा राज्य था? तो देखो भाई, सिद्धांतों की बात की जाए तो ये धर्म प्रधान राज्य था। दिल्ली के जो सुल्तान थे वो अपने आप को खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में पेश करते थे। जो खलीफा है, जो मिस्र के शासक, सीरिया के शासक होते थे, उनको वो इस्लाम धर्म के ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, उनको खलीफा को।
और खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में वो शासन संचालित करते थे, यानी अपने आप को खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में वो अपने आप को दिखाते थे, शो करते थे और उनके नाम से ही वो शासन चलाते थे। लेकिन व्यवहारिक रूप से बात की जाए तो सल्तनत राजवंश है वह निरंकुश राजवंश था, यानी केवल मुसलमान भाइयों का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए, उनकी सिंपैथी प्राप्त करने के लिए, उनको एकजुट रखने के लिए ये खलीफा को अपना खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, अपने आप को धार्मिक राज्य कहते थे, जबकि व्यवहार के अंदर खलीफा की किसी बात को, उनके किसी भी उनके आदेश को नहीं मानते थे। ये एक टाइप से निरंकुश राजतंत्र था। अगला प्रश्न है हमारा अमीरों का स्वर्णकाल। अमीर कौन होते थे? इनके काल के अंदर अधिकारी होते थे। तो अगर उनके स्वर्ण काल की बात की जाए, यानी उनके अधिकार का जो उच्च स्तर था, यानी सबसे ज्यादा महत्व तो अमीरों का किस काल में था? तो राइट आंसर आ जाएगा लोधी काल। देखो अभी हमने पढ़ा कि लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, और ये जो बहलोल लोधी था ये पहला अफगान वंश था, ठीक है। और बहलोल लोधी ने अमीरों को बिल्कुल समान स्तर का महत्व दिया था, यानी अमीरों को बहुत अच्छा महत्व दिया था, अपने आप को अमीरों के बराबर मानता था, तो उनके साथ में कालीन के ऊपर बैठता था। तो हम कह सकते हैं कि लोधी काल के अंदर अमीरों का स्वर्ण काल था। जबकि अगर अमीरों की शक्ति का अगर सबसे निम्नतम स्तर पूछा जाए कि किस काल के अंदर, किस शासक के काल के अंदर अमीरों की स्थिति सबसे निम्न स्तर पर थी, तो राइट आंसर आ जाएगा बलबन का। बलबन ने अमीरों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया, वो स्वयं को ही सबसे बड़ा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे, तो उन्होंने अमीरों को कोई महत्व नहीं दिया। अगला प्रश्न है 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ तक था? तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों का मतलब है जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो उस समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसनों तक था। अभी गैरिसन क्या होते हैं? ये एनसीईआरटी का एक फैक्ट, एक भाई नाम है, इसको अच्छे से थोड़ा समझ लो। गैरिसन होते हैं जो सैनिक टुकड़ियां होती है ना, उनके निवास स्थान तक। अब सैनिक टुकड़ियां हैं, उनका निवास स्थान होता था राज्य के बाउंड्री के पास में। तो ये कहना चाहते हैं कि गैरिसनों यानी कि जो सैनिक टुकड़ों के जो निवास थे राज्य के आसपास, केवल सल्तनत राज्य का विस्तार वहीं तक था, कोई ज्यादा विस्तार नहीं था। अगला प्रश्न हमारा अलाउद्दीन खिलजी के काल में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान शुरू हुए और मोहम्मद बिन तुगलक के समय चरम सीमा। ये एक टाइप का स्टेटमेंट है, यानी दक्षिण भारत के अंदर सैनिक अभियान किस शासक के काल में शुरू हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। और किस शासक के काल में चरम सीमा पे पहुंचे थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। हमने अभी पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल का जो सल्तनत, जो साम्राज्य था, वह सर्वाधिक विस्तृत था। अगला प्रश्न, अगला स्टेटमेंट हमारा कि मुसलमान है, ये अपनी जानकारी कर लो कि मुसलमान है वो मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और मक्का कौन सी दिशा में है? हमारे देश से पश्चिम दिशा में है। और पश्चिम दिशा को वो क्या कहते हैं? वो किबला के नाम से जाना जाता है। तो दो तीन यहाँ पर फैक्ट याद हो जाएंगे कि मुसलमान एक तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और पश्चिम दिशा को वो किबला कहते हैं, यानी कि मुसलमान है वो किबला की ओर मुंह करके, यानी कि मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। अगला प्रश्न हमारा दिल्ली के आरंभिक सुल्तान अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। देखो भाई, दिल्ली के जो सुल्तान थे, वे स्वयं भी दास या गुलाम थे, और इनके बाद भी ये भी दास खरीदने का बड़ा शौक था इनको। तो ये अपने दास या गुलाम रखते थे, इनको पैसों में खरीदते थे, और जो पूरा साम्राज्य था जो प्रांतों के अंदर बटा हुआ था, ठीक है, जिसको इक्ता कहा है, तो उसका जो सूबेदार नियुक्त करते थे, जो इक्तादार नियुक्त करते थे, जो वली नियुक्त करते थे, वो अपने दासों में से ये नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखो भाई, हमने पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, इन्होंने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। तो इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान निम्न जाति के व्यक्तियों को भी उच्च पदों पर बैठाया। तो ये प्रश्न आ सकता है कि किस शासक ने अपने शासनकाल के अंदर निम्न जाति के व्यक्तियों को उच्च पदों पर बैठाया? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इनके काल के अंदर अजीज खुमार नामक कलाल, फिरोज हज्जाम नामक नाई, और ये कुछ भाई इनके निम्न जाति व्यक्तियों के नाम है, इनको इन्होंने उच्च पदों पर बैठाया। ठीक है, तो ये अपने कुछ चीजें हो गई। अब अपन शायद वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो के अंदर हम शासकों से संबंधित सामान्य जानकारियां हैं वो हम पढ़ेंगे। इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे तो हमारा दोबारा रिवाइज हो जाएगा। यानी जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं
गुलाम वंश हो, चाहे वो खिलजी वंश हो या फिर तुगलक वंश हो या सैयद वंश हो या लोधी वंश हो, उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण बातों का हम यहाँ पर थोड़ा अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे इनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। धीरे धीरे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो अगले टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं